बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अंबर नाग मारिया सीरीज़ एपिसोड नंबर 56, पहला हिस्सा। दिया बुझ गया। अंबर की गिरफ्तारी। अंबर काफ़िले के साथ सफ़र करता हुआ बंगाल पहुंच गया। गदर का हंगामा ख़त्म हो चुका था। अंग्रेज़ों ने सारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। कलकत्ता शहर पर भी दहशत की फ़िज़ा तारी थी। बागियों को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जा रहा था। उन पर मुकदमे चलाए जा रहे थे। किसी को फांसी और किसी को काले पानी की सज़ा मिल रही थी। चौक चौक में बागियों की लाशें फांसी पर लटकी हुई थीं। गोरे फौजी की शक्ल में देखकर लोग भाग जाते थे। जिन लोगों ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ाया जा रहा था। शहर कोलकाता की ये हालत थी कि लोग दाने दाने को तरस रहे थे। डर के मारे कोई घर से ना निकलता था कि कहीं गोरे पकड़कर फांसी पर ना चढ़ा दें। बंदरगाह से बैरी जहाज़ बागियों के भर भर कर काले पानी में पहुंचाए जा रहे थे। अंबर काफिले के साथ सराय में उतरा। असल में वो नाग और मारिया की तलाश में आया था, जहां हालात बड़े ख़राब थे। लखनऊ के आखिरी बादशाह नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने मिटाइल में कैद कर रखा था। उधर किसी हिंदुस्तानी को जाने की इजाज़त नहीं थी। पहले रोम अंबर शहर में घूमता फिरा। अगरचे कहीं कहीं दुकानें खुली थीं, मगर लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। गोरा फौज शहर के गली कूचों में गश्त करती फिरती थी। जहाँ उन्हें ज़रा सी खबर मिलती कि बागी छुपे हुए हैं, वो उस घर में घुस जाते, बागियों को घसीटकर बाहर खींच लाते और मकान को गिराकर तहस नहस कर देते। उसके बावजूद बागी लोग शहर में छुपे हुए थे और वहाँ से भागकर नेपाल की तरफ निकल जाने की कोशिश कर रहे थे। अंबर भी हिंदुस्तानी लिबास में था। एक जगह उसने देखा कि एक बागी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ये कोई बंगाली नौजवान था। गोरों ने पकड़कर उसके गले में रस्सा डाल दिया। बागी नौजवान ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और अंग्रेज़ मुर्दाबाद का नारा लगाया। जल्लाद ने उसके नीचे से घोड़ा भगा दिया और वो लकड़ी के खंभे के साथ लटकने लगा। रस्सा उसकी गर्दन में फंस गया और वो थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर मर गया। लोगों को डराने के लिए उसकी लाश वहीं लटकती रखी गई। अंबर की सारी हमदर्दियाँ उन आज़ादी के सिपाहियों के साथ साथ थीं जिन्हें अंग्रेज़ बागी कहते थे। उसे भी अंग्रेज़ गोरों से नफ़रत थी, मगर वो अंग्रेज़ की फांसी से किस किस को बचाता फिरता। वहाँ तो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। अंबर खामोशी से आगे बढ़कर चल दिया। दोपहर हो चुकी थी। वो सराय से काफ़ी दूर निकल आया था। उसे कुछ भूख महसूस हुई। सोचा थोड़ा बहुत खा लिया जाए। ये इलाका दरिया जमुना के किनारे वाला इलाका था और उसे काली घाट के नाम से याद किया करते थे। एक आदमी ने अंबर से पूछा कि वो कौन है और कलकत्ता शहर में कहाँ से आया है। अंबर ने बताया कि वो जड़ी बूटियों की तिजारत करता है और नेपाल जाने का इरादा रखता है, क्योंकि नेपाल के जंगल जड़ी बूटियों से भरे पड़े हैं। बंगाली कहने लगा, शहर में खून की होली खेली जा रही है और तुम्हें अपने कारोबार की पड़ी है। मालूम होता है तुम अंग्रेज़ों के जासूस हो। अंबर ने कहा, नहीं भाई, मैं किसी का जासूस नहीं हूँ। एक मुसाफिर हूँ, दिल्ली से आया हूँ। 2-1 रोज़ बाद यहाँ से चला जाऊँगा। इतने में एक बंगाली लड़की आई। वो कुछ कहते कहते अंबर को देखकर रुक गई। बंगाली आदमी ने कहा, तुम बंगाली ज़ुबान में बात को कमला, ये मुसाफिर है, हमारी बंगाली ज़ुबान नहीं जानता। उसे क्या मालूम था कि अंबर तो दुनिया की सारी ज़ुबानें जानता था। लड़की ने बंगाली ज़ुबान में जो कुछ कहा उसका मतलब ये था कि उनके घर में एक ज़बरदस्त किस्म का आज़ादी का सिपाही जिसका नाम चंद्र मोहन था, वो छुपा हुआ था और ये लोग उसे खुफिया तरीके से बंगाल से निकालकर नेपाल की तरफ पहुंचाना चाहते थे। लड़की ने कहा, सारा इंतज़ाम हो गया है, चंद्र मोहन तैयार है, तुम चलो, उसे निकालकर सरहद पार कराई जा सके। बंगाली आदमी बोला, मैं तैयार हूँ। अंबर ने कहा, भाई मैं तुम्हारी ज़ुबान समझता हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। उस पर वो लोग चौंक पड़े। बटियारन ने कहा, अगर ये जासूस है तो इसे यहीं ख़त्म कर दो, ये गोरों को जाकर बता देगा, चंद्र मोहन को फांसी मिल जाएगी। बंगाली आदमी ने छुरा निकाल लिया। बटियारन ने झट से दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और अंबर के कत्ल का इंतज़ार करने लगी। अंबर मुस्कुराकर बोला, भाई तकलीफ़ ना करो, तुम लोग मुझे नहीं मार सकोगे। हाँ, अलबत्ता अगर चाहो तो मैं चंद्र मोहन को सरहद पार कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज़ादी के सिपाहियों से हमदर्दी है। तुम्हारी तरह मैं भी गोरों से नफ़रत करता हूँ। बटियारन ने कहा, ये झूठ बकता है, इसकी गर्दन उड़ाकर लाश तनूर में फेंक दो। बंगाली आदमी ने
आगे बढ़कर अंबर को छुरे से हमला करना चाहा। अंबर ने एक ही झटके से छुरा छीन लिया और उसे बंगाली की गर्दन पर रखकर बोला, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त कत्ल कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले बागियों से मोहब्बत है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यकीन करो, मैं अंग्रेज़ों का जासूस नहीं हूँ। बंगाली आदमी ने भटियारन की तरफ देखा। लड़की बोली, दादा इसे छोड़ दो, मुझे ये शख्स सच्चा लगता है। भटियारन कहने लगी, मगर तुमने ये कहा था कि हम तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? अंबर मुस्कुराकर बोला, वक्त आने पर इसका मतलब भी तुम लोगों की समझ में आ जाएगा। अभी तुम लोग ये बताओ कि चंद्र मोहन किस जगह से सरहद पार करना चाहता है। बेहतर है कि तुम मुझे उसके पास ले चलो। बंगाली आदमी ने कहा, मैं अपनी बेटी की सिफारिश पर तुम पर एतमाद कर लेता हूँ, लेकिन याद रखो, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें हमारे साथ ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर बोला, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग अंबर को साथ लेकर गलियों गलियों होते एक जगह पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां गोरा फौज मकान को घेरे में लिए खड़ी है। वो जल्दी से एक मकान में घुस गए। वहां उन्हें इत्तला मिली कि गोरों ने चंद्र मोहन को गिरफ्तार कर लिया है और विक्टोरिया महल ले गए हैं। अंबर ने पूछा, वहाँ क्या होगा? बंगाली बोला, होगा क्या, एक दिन में मुकदमे की सारी कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी और दूसरे रोज़ चंद्र मोहन को शहर के किसी चौक में फांसी दे दी जाएगी। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बंगाली लड़की और आदमी तंजिया अंदाज में मुस्कुराए और उदास होकर बोले, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, हम में से कोई कुछ भी ना कर सकेगा। चंद्र मोहन नौजवान लड़का है, उस बेचारे को फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसकी बूढ़ी माँ रो रो कर मर जाएगी, बाप दरिया में छलांग लगा देगा, सारा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। हिंदुस्तान के हज़ारों ख़ानदान इसी तरह तबाह किए जा रहे हैं। हम सिवाय खड़े होकर आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकते। बंगाली लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अंबर ने कहा, आंसू पोंछ डालो बहन, मैं चंद्र मोहन को बचाकर ले आऊँगा। तुम उसको छुपाने के लिए कोई जगह तैयार कर रखो। जगह अगर सरहद के करीब किसी जंगल में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि गोरों को उसकी भनक भी ना पड़ सके। उन लोगों को अंबर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। भला एक नौजवान पूरी अंग्रेज़ फ़ौज का क्यों कर मुकाबला कर सकता था? उनके दिल बड़े परेशान और बोझल थे। उसके बावजूद उन्होंने अंबर को ना रोका। बंगाली दादा ने कहा, तुम हमारे बच्चों को गोरों के चंगुल से किस तरह बचाओगे? अंबर बोला, ये आप लोग मुझ पर छोड़ दें। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि चंद्र मोहन किस जगह रखा गया है। शाम तक उन्हें पता चल गया कि चंद्र को शहर से बाहर गोरा कब्रिस्तान के पास पुरानी जेल में रखा गया है। यहाँ गोरा फौज का सख्त पहरा है। मुकदमा रात को चलेगा और सुबह उसे फांसी दे दी जाएगी। अंबर बंगाली दादा और बंगाली लड़की कमला के साथ एक मकान की नीम रोशन खिड़की में ज़मीन पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। कहने लगा, आपने चंद्र के छुपाने का इंतज़ाम कर लिया है क्या? बंगाली दादा ने कहा, सारा बंदोबस्त हो चुका है। यहाँ से 15 कोस के फासले पर जंगल में एक पुराना मंदिर है। उस मंदिर में चंद्र को छुपा दिया जाएगा और फिर उसे अगली रात सरहद पर पार करवा कर नेपाल पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन भाई, हमें भगवान के लिए ये तो बता दो कि तुम अकेले ये काम किस तरह करोगे? वहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। कदम कदम पर गोरे फौजी पहरा दे रहे हैं। ज़रा खटका होने पर वो लोग गोली चला देते हैं। अंबर कहने लगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। आप अपने काम से गर्ज रखें। क्या आप किसी ऐसे शख्स को मेरे साथ भेज सकते हैं जो मुझे गोरा कब्रिस्तान का रास्ता बता दे? बंगाली दादा ने कहा, क्यों नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा। जब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया, फिज़ा पर मौत जैसी खामोशी छा गई, तो बंगाली दादा फ़कीर का भेष बदलकर अंबर को साथ लिए मकान से बाहर निकला। चलते चलते वो शहर के दूसरे किनारे पर आ गए, जहाँ दूर दूर पुरानी इमारतें खड़ी थीं। कहीं कहीं मशालों की रोशनी में चौकीदार पहरा दे रहे थे। इमारतें ख़त्म हुई तो वीरान इलाका शुरू हो गया। यहाँ दरख्त ही दरख्त उगे हुए थे। हर तरफ खामोशी तारी थी। किसी वक्त कोई झींगर या उल्लू बोल पड़ता था। उस अंधेरे में उन्हें टूटी हुई 4 दीवारी नजर आई, जिस पर झाड़ियाँ चढ़ी हुई थीं। बंगाली दादा ने सरगोशी में कहा, यही गोरा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के अंदर वो जेल है जहाँ चंद्र मोहन कैद है। अंबर ने कहा, दादा अब तुम वापस जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब तुम्हारा काम ख़त्म होता है और मेरा काम शुरू होता है। बंगाली दादा ने ज़रा फिक्रमंद होकर कहा, बेटा अपनी जान की हिफाजत करना, कहीं ऐसा ना हो कि चंद्र मोहन के साथ साथ तुमसे भी हाथ धोना पड़े। अंबर ने सरगोशी में कहा,
फिक्र ना करो दादा, मैं सुबह होने से पहले चंद्र मोहन को लेकर तुम्हारे ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा। अंबर ने बंगाली दादा से हाथ मिलाया, उसे रुखसत किया और खुद गोरों के कब्रिस्तान की पुरानी चार दीवारी की तरफ अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। अंबर चंद्र तक पहुंचने से पहले किसी को होशियार नहीं करना चाहता था। कब्रिस्तान की चार दीवारी जगह जगह से ढह गई थी। वो एक शिगाफ में से कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। उस वक्त आसमान पर आधा जर्द चांद निकल आया। उसकी धीमी रोशनी में कब्रिस्तान और ज़्यादा डरावना नजर आने लगा, लेकिन अंबर को किसी किस्म का डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसके इर्द गिर्द टूटी हुई कब्रें बिखरी पड़ी थीं। उन कब्रों पर सलीब के निशान थे। कुछ निशान झुक गए थे और कुछ गिर पड़े थे। अब उसे हल्की हल्की रोशनी में एक टहलवानी छत की एक मंजिला इमारत का साया सा नजर आया, जिसके दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। अंबर एक कब्र के पीछे होकर बैठ गया। लालटेन की रोशनी में उसने दो गोरों को देखा कि बंदूकें लिए पहरा दे रहे थे। अंबर ने सोचा कि पीछे से इमारत में दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए। चनाचे वो कब्रों में से गुजरता इमारत के हुक्म में आ गया, जहाँ बेशुमार जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थीं। जेल की दीवार में कोई रोशनदान तक न था। सोचने लगा कि किस तरफ से अंदर दाखिल हो। एक बात उसने अजीब देखी थी कि बाहर सिवाय उन दो गोरे फौजियों के और कोई भी पहरा नहीं दे रहा था। इसका मतलब था कि अगर वो किसी तरह बगैर आवाज़ पैदा किए इन दो गोरों पर काबू पा ले तो बड़ी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। सिवाय इसके और कोई चारा भी नहीं था। अंबर झाड़ियों में से निकलकर वापस पहली जगह पर आ गया। गोरे दरवाजे के आगे पत्थरों पर बैठे बातें कर रहे थे। अंबर सोचने लगा कि हमला किस तरतीब से किया जाए कि कोई आवाज़ भी पैदा न हो और ये गोरे भी अगले जहान को पहुंच जाएं। यहाँ उसे नाग बहुत याद आया, मारिया भी बहुत याद आई। वो साथ होते तो ये काम 2 मिनटों में हो जाता। इतने में एक गोरा उठकर टहलने लगा। अंबर खामोशी से हालात का जायज़ा लेता रहा। उसे ये भी एहसास था कि रात गुजरती जा रही है और सुबह सुबह चंद्र को फांसी दे दी जाएगी। वो जेल के दरवाजे के इतना करीब होकर कब्रों में छुपा बैठा था कि उन गोरों की आवाज़ें भी सुन सकता था। टहलते टहलते गोरे फौजी ने कहा कि वो ज़रा अंदर जाकर कैदी को देख आए। उसके साथ ही वो इमारत के अंदर चला गया। यही वो लम्हा था जब अंबर को अपना काम करना था। अब वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। अंबर कब्रों में से निकलकर रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहाँ गोरा फौजी पत्थरों पर बैठा था। वो उसके पीछे से आगे बढ़ रहा था। गोरे के वामो गुमान में भी नहीं था कि उसकी मौत उससे 5 मिनट के फासले पर आ चुकी है। अंबर ने एकदम से शेर की तरह उछलकर गोरे की गर्दन में अपना बाजू डाल दिया और उसे घसीटकर झाड़ियों में ले गया। गोरे की आवाज़ तक ना निकलने दी और गला दबाकर उसे हलाक कर दिया। अंबर गोरे की लाश के पास खामोश बैठा दूसरे गोरे के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। वक्त बराबर गुजर रहा था। रात बीत रही थी। इतने में मौत दूसरे गोरे को भी इमारत से बाहर खींच लाई। उसने जो आकर देखा कि उसका साथी मौजूद नहीं तो इधर उधर तकने लगा। 1-2 आवाज़ें भी दी, फिर ज़रा आगे बढ़ा कि देखूं कहीं कब्रों की तरफ तो नहीं निकल गया। गोरा बिल्कुल उसी जगह पर आ गया जहां अंबर पहले गोरे की लाश के पास छुपा बैठा था। अचानक अंबर एक बार फिर उछला और उसने गोरे फौजी के सर पर पूरी ताकत से पत्थर मारा। गोरा लड़खड़ा कर गिरा और फिर उठ ना सका। इस काम से फारिग होकर अंबर भागकर जेल की इमारत के अंदर चला गया। बाएं जानब एक कोठड़ी थी जिसमें 2 सिख सिपाही ताश खेल रहे थे। अंबर रेंगता हुआ आगे निकल गया। एक राहदारी से निकलकर वो आकर सलाखदार कोठरी के दरवाजे पर आ गया। उसने देखा कि अंदर मिट्टी का दिया जल रहा था और पत्थर के चबूतरे पर एक नौजवान लड़का सर झुकाए बैठा था। उसके पाँव में मोटी जंजीर बंधी थी। ये चंद्र मोहन था। चंद्र ने अंबर को देखा तो समझा कि फांसी देने का वक्त आ गया है। वो कुछ नारा वगैरह लगाने ही वाला था कि अंबर ने होंठों पर उंगली रखकर सरगोशी में कहा, खामोश। फिर अंबर ने ताले को हाथ में लेकर मरोड़ दिया। ताला टूट गया। वो अंदर चला गया। बोलना नहीं चंद्र, मैं तुम्हें भगाने आया हूँ। चंद्र हैरानी से जब सब कुछ देखता रहा। समझ गया था कि कमला और बड़े दादा ने अपने किसी जानबाज को उसकी जान बचाने के लिए भेज दिया है, मगर वो हैरान था कि ये शख्स बगैर किसी औजार के उसके पाँव की जंजीर कैसे खोलेगा। फिर उसे ख्याल आया कि जिस तरह उसने ताला हाथ से तोड़ दिया, इस तरह शायद जंजीर को भी मरोड़ देगा, और ऐसा ही हुआ। अंबर ने एक ही झटके से चंद्र के पाँव की जंजीर तोड़ दी और कहा, आओ मेरे साथ। अंबर चंद्र मोहन को लेकर जब दरवाजे में से गुजरने लगा तो सिख फौजी खबरदार हो गए। उन्होंने बाहर आहट सुन ली थी। अंबर ये नहीं चाहता था कि वहाँ बंदूक चले
और इर्द गिर्द के इलाके में बैठी हुई गोरा फौज होशियार हो जाए, फिर चंदर का वहाँ से अगवा होना मुश्किल हो जाता। उसकी खुशकिस्मती और सिखों की बदकिस्मती कि वो बंदूक की जगह तलवार खींचकर बाहर आ गए। लालटेन की रोशनी में अब जो उन्होंने देखा कि एक आदमी फांसी के मुजरम चंदर मोहन को भगाए लिए जा रहा है, तो दोनों अंबर पर टूट पड़े। अंबर ने चंदर से कहा, बाहर की तरफ भागो। चंदर बाहर को भागा। सिख सिपाही उसकी तरफ भागने लगे कि उसे पकड़कर काबू करें कि अंबर आगे आ गया। दोनों सिपाही मुंह के बल गिरे और तलवारें छूटकर परे गिर पड़ी। अंबर ने एक तलवार उठाई और एक सिख फौजी का वहीं खात्मा कर दिया। दूसरे ने तलवार उठा ली और अंबर से लड़ाई शुरू हो गई। तलवार से तलवार टकराने लगी। अंबर ने सोचा कि वो कब तक इस अहमक सिख से तलवारबाजी करता रहेगा। उसे खुद हलाक होने का तो डर ही नहीं था। बस यूं ही तलवार लेकर आगे बढ़ा। सिख ने 6-7 बार अंबर के सर, गर्दन और सीने पर तलवार मारी, मगर वहाँ क्या असर होना था। उधर अंबर की तलवार अपना काम कर चुकी थी। सिख कटकर 2 टुकड़े हो गया। अंबर तलवार लेकर बाहर को भागा। कब्रों के पीछे चंदर उसका इंतजार कर रहा था। चलो जल्दी मेरे साथ चंदर। उन्होंने दीवार के साथ बंधे हुए घोड़े खोले, उन पर सवार हुए और पिछली रात के चांद की मध्यम रोशनी में फरार हो गए। बंगाली दादा और कमला ने अंबर को जो मकाम बता रखा था, अंबर चंदर को लेकर वहां पहुंच गया। ये जगह बंगाल की सरहद के करीब थी। उन लोगों ने सारा इंतजाम पहले ही से कर रखा था। चनाचे चंदर मोहन को उसी वक्त बंगाल की सरहद से निकालकर असम और नेपाल के जंगल में पहुंचा दिया गया। अंबर कमला और बंगाली दादा के साथ वापस कोलकाता पहुंच गया। उस वक्त तक दिन निकल आया था। चंदर के फरार और अंग्रेजी फौज के गोरों के कत्ल की खबर ने गोरा पलटन में आग लगा दी थी। सारे शहर पर पहले ही क़यामत टूटी हुई थी, अब और भी ज़्यादा सख्ती शुरू हो गई। ये लोग बटियार खाने में दूर दूर तक छुपे रहे। चंदर के फरार के शुबे में गोरों ने कई लोगों को पकड़ लिया। बदकिस्मती से उनमें बंगाली दादा का पुराना दुश्मन भी था। उसने मुखबरी कर दी और गोरा फौज ने बटियार खाने पर अचानक छापा मारा। बटियारन और कमला दूसरे महल्ले गए हुए थे। वहाँ सिर्फ बंगाली दादा और अंबर ही थे। गोरों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उसी वक्त जंजीरों में जकड़ लिया। क़यामत का धमाका। अंबर उसी वक्त जंजीरें तोड़कर भाग सकता था, मगर उसने ऐसा ना किया। वो गिरफ्तार होकर उस जगह पहुंचना चाहता था जहां के दूसरे कैदियों को रखा जाता था। उसे यकीन था कि उन कैदियों से उसे नाग और मारिया का कोई ना कोई सराग ज़रूर मिल जाएगा। अंबर और बंगाली दादा को पकड़कर गोरों ने शहर के कोने पर दरिया जमुना के किनारे एक पुराने किले के बुर्ज में बंद कर दिया। रात उन्होंने बगैर कुछ खाए पिए गुजार दी। सुबह उन्हें थोड़ा सा पानी मिला और बासी चावल खाने को दिए गए। अंबर ने बंगाली दादा से कहा, दादा ये गोरा फौज हमारे साथ क्या सलूक करेगी? बंगाली दादा ने सर खुजाते हुए कहा, बेटा वही सलूक करेगी जो उसने दूसरे हुर्रियत पसंदों के साथ किया है, यानी उन लोगों की तरह हमें भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। अंबर बोला, दादा क्या तुम फरार होना चाहते हो? बंगाली दादा हंस पड़ा, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो बेटा, भला इस खूनी बुर्ज से हम अपनी जंजीरें तोड़कर भाग सकते हैं क्या? बाहर गोरा फौज की पूरी पलटन पहरा दे रही है। अंबर ने कहा, दादा क्या चंदर को मैंने कैदखाने से नहीं निकाला था? मैं तुम्हें भी आज़ाद करा सकता हूँ। बंगाली दादा को कुछ हौसला हुआ, जल्दी से कहने लगा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? क्यों नहीं, तो फिर देखते क्या हो, जो करना है करो। हम भागकर नेपाल चले जाएंगे, चंदर के पास। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि किले में शोर मच गया। उन्हें धुएं की बू महसूस हुई। अंबर ने लपक कर पत्थर के दरवाजे की खिड़की में बाहर देखा। उसे अपनी तरफ शोले बढ़ते नजर आए। गोरों ने किले के बुर्ज में तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। इतने में 2 गोरे जलती हुई मशालें लेकर आए और उन्हें खिड़की में से अंदर फेंक दिया। कोठड़ी में रखी हुई घास को आग लग गई। बंगाली दादा घबराकर दीवार के साथ लग गया। कोठड़ी में धुआं भर गया। खांस खांस कर बंगाली दादा का बुरा हाल हो गया। अंबर ने पत्थर के दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। पास में लगी हुई आग के शोलों ने बंगाली को अपनी लपेट में ले लिया। वो चीखने चिल्लाने लगा। अंबर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर आग ने बंगाली दादा के कपड़ों को जलाने के बाद उसके जिस्म को भी जला डाला। वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आग सारी कोठड़ी में भर गई थी। कोठड़ी तनूर बन चुकी थी। अंबर को आग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जब आग बुझी तो बंगाली की लाश जलकर स्याह हो चुकी थी। अगले रोज़ गोरों ने सलाखों की मदद से कोठड़ी का
पथरीला दरवाज़ा खोला तो ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि बंगाली तो जलकर राख हो चुका था, लेकिन अंबर उसी तरह बिल्कुल सही सालम गर्म अंगारों पर बैठा उनकी तरफ घूर कर तक रहा था। गोरे दहशत ज़दा होकर बाहर को भागे। अंबर उनसे बंगाली दादा का इंतकाम लेना चाहता था। उसने लपक कर दोनों गोरों को गर्दनों से पकड़कर ऐसे झटके दिए कि दोनों की गर्दनें लटक गईं। अंबर ने उन्हें गर्म राख पर फेंक दिया और ऊपर हाथों से अंगारे डाल दिए। उस काम से फारिग होकर वो बुर्ज की सीढ़ियों को उतरकर नीचे आ गया। किले के सहन में सिख सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने कैदी को बेखौफो खतर बाहर की तरफ जाते देखा तो उस पर गोलियां चला दीं। अंबर पर उन गोलियों का कोई असर न हुआ। उसने वापस मुड़कर एक सिख फौजी के हाथ से बंदूक छीनी और ऊपर तले फायर करके 6-7 सिख फौजी वहीं ढेर कर दिए। बाकी पीछे हटकर पत्थरों और दीवारों के उकब में छुपकर अंबर पर फायरिंग करने लगे। ये देखकर उन फौजियों के होश उड़ चुके थे कि अंबर पर गोली का बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। अंबर किले से बाहर आ गया। किले की दीवार के साथ कुछ घोड़े खड़े थे। उसने एक घोड़ा खोला, उस पर सवार हुआ और दरिया की जानब निकल गया। सारा दिन वो दरिया किनारे फिरता रहा, सोचता रहा कि नाग और मारिया को कहाँ से तलाश करे, उनसे मुलाकात कब और क्यों कर होगी। वापिस शहर में आकर उसने कमला का पता किया तो मालूम हुआ कि बंगाली दादा की गिरफ्तारी के बाद वो भी अपनी माँ के साथ नेपाल की तरफ फरार हो गई है। कहीं नाग और मारिया भी नेपाल की तरफ तो नहीं निकल गए। ये ख्याल अंबर के दिल में बैठ गया क्योंकि मुल्क के अक्सर लोग भागकर उधर का रुख कर रहे थे। फिर उसने बंगाली दादा से ये भी सुन रखा था कि नेपाल में एक बहुत बड़ा सांप देवता का मंदिर भी है। हो सकता है नाग उस मंदिर में पहुंच चुका हो और पुजारी बनकर वहां मेरी राह देख रहा हो। नेपाल चलो। अंबर ने नेपाल चलने का फैसला कर लिया। रात हो गई। अंबर काली घाट पर एक जगह बैठा था। उसका घोड़ा जरा परे खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर रात का अंधेरा फैल चुका था। अंबर ने सोचा कि उसे रात किसी जगह आराम करना चाहिए और सुबह पो फटे नेपाल की जानिब कूच कर जाना चाहिए। वो घोड़े पर सवार हुआ और दरिया किनारे मछेरों की आबादियों की तरफ आ गया, उस ख्याल से कि यहाँ किसी झोंपड़ी में वो रात बसर करेगा। वो झोंपड़ियों के करीब पहुँचा तो अचानक किसी ने उसके सर पर जोर से कोई भारी चीज़ मारी। अंबर पर कोई असर न हुआ। वो समझ गया कि कोई शख्स उसे पकड़ना चाहता है। उसने पलट कर देखा, एक आदमी डंडा हाथ में लिए उसे हैरत से देख रहा था, क्योंकि उसके हिसाब के मुताबिक जिस कदर ताकत से अंबर को डंडा मारा गया था तो अंबर की खोपड़ी के 2 टुकड़े हो जाना चाहिए थे, लेकिन हुआ यह था कि उसका अपना डंडा आगे से टूट गया था। अंबर ने सोचा कि बेहोश हो जाना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि ये लोग कौन हैं, कहीं इन्होंने नाग को भी तो कैद नहीं कर रखा। चनाचे अंबर घोड़े से गिर पड़ा और यूं ही झूठ मूठ दिखाने को बेहोश हो गया। 2 आदमी भागकर उसके पास आ गए और बातें करने लगे। जख्मी नहीं हुआ कमबख्त, बेहोश हो गया है। बड़ी सख्त हड्डी का मालूम होता है साला, ज़रूर अंग्रेज़ों का भेजा हुआ जासूस होगा। चलो इसे बख्त खान के पास ले चलें, एक तरफ से पकड़ो। उन्होंने अंबर को डोली डंडा करके उठाया और मुख्तलिफ झोंपड़ियों के इर्द गिर्द से होकर एक बड़ी पुरस्कार सी झोंपड़ी में ले गए, जहाँ 2 आदमी पहले से पहरा दे रहे थे। अंबर काफ़ी आंख से ये सब कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। झोंपड़ी के अंदर मिट्टी का एक दिया रोशन था। 3-4 आदमी सरों पर स्याह पगड़ियाँ बांधे ज़मीन पर बैठे थे। एक अच्छी शक्लो सूरत का सुर्ख सफ़ेद भारी भरकम आदमी लकड़ी की उल्टी की हुई कश्ती पर बैठा था। उसके सर पर लोहे का खोद था। अंबर को उसके सामने लाकर डाल दिया गया। उस शख्स ने भारी रोबदार आवाज़ में पूछा, ये कौन है, इसे कहाँ से पकड़ लाए? खान, ये अंग्रेज़ों का जासूस है, झोंपड़ियों के पास हमारी जासूसी कर रहा था। अब अंबर उठकर बैठ गया और खान की तरफ देखकर बोला, मैं जासूस नहीं हूँ, बल्कि गोरों की कैद से भागा हुआ कैदी हूँ। मेरे साथियों को गोरे पकड़कर ले गए हैं। खान ने दिए की लो ऊंची कर दी और अंबर को झुककर देखा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुझे तुम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं लगते। सच सच बताओ, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। अंबर मुस्कुराया। पहले तो तुम बताओ खान कि तुम कौन हो? खान ने कहा, मैं बख्त खान हूँ। अंबर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। बख्त खान, तुम एक गयूर और बहादुर सिपाही हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बकवास बंद करो। बख्त खान ने अपना हाथ खींच लिया और पहले से ज़्यादा गरज कर बोला, कौन हो तुम? उसके साथ बख्त खान उठ खड़ा हुआ और उसने तलवार नियाम से खींच ली। अगर तुमने मेरी बात का सही जवाब ना दिया तो अभी इस तलवार से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अंबर मुस्कुरा दिया।
खान, तुम मेरा काम तमाम नहीं कर सकते। काश कोई ऐसा इंसान भी मुझे मिलता जो मेरा काम तमाम कर सकता। अब मैं इस लंबी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम अंबर है और मैं 5000 साल से इस ज़मीन पर जिंदा चला आ रहा हूँ। मछेरे अंबर की इस बात पर हंस पड़े। बख्त खान ने तलवार की नोक अंबर की गर्दन पर रख दी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो, तुम गोरों के जासूस हो। दूसरे मछेरे भी पुकार उठे, खान इसे ख़त्म कर दो, ये अंग्रेज़ों का मुखबर है, अगर इसे ज़िंदा छोड़ा तो ये हम सबको फांसी पर चढ़ा देगा। अंबर ने कहा, खान मैं तुम्हारी बेहद इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हारी तलवार के 2 टुकड़े करके एक बहादुर इंसान की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन अब तुम पर यह ज़रूर साबित करके रहूँगा कि मैं तुम में से किसी के हाथों भी नहीं मर सकता, और ये कि 5000 साल से मौत मेरा ताक़ुब कर रही है, या ये कि मैं मौत का ताक़ुब कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी अपनी ये तलवार अपने साथी को देकर उसे कहो कि वो मेरी गर्दन पर अपनी पूरी ताकत से वार करे। अंबर की उन बातों पर खान पर बड़ा शदीद असर हुआ। फिर वो अंबर को आजमाना चाहता था कि वो कहाँ तक सच बोल रहा है। उसने अपनी तलवार एक साथी को देकर कहा, इसकी गर्दन पर वार करो। अंबर बोला, बख्त खान मेरी गुजारिश है कि तुम अपनी तलवार इसे मत दो, क्योंकि ये बड़ी कीमती तलवार है, टूट जाएगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। अपने साथी से कहो कि अपनी तलवार से मुझ पर वार करे। बख्त खान सोचने लगा कि ये कैसा नौजवान है जो इतने एतमाद और भरोसे के साथ अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। उसने अपने साथी से कहा, बख्त खान अपनी तलवार से इस जासूस की गर्दन उड़ा दो, ये हमें अपनी बातों से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बख्त खान ने अपनी तलवार सौंध कर लहराई और अंबर पर वार किया। असल में अंबर बख्त खान पर अपनी ताकत जाहिर करना चाहता था ताकि उसकी मदद कर सके, क्योंकि उसे मालूम था कि वो एक मुहिब वतन है, मगर उसे हमवतनों की गद्दारी ने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वो रूपोश हो रहा है और उसे अंबर की मदद की ज़रूरत है। और फिर वही हुआ जो होता आया था, यानी तलवार अंबर के जिस्म से टकराकर 2 टुकड़े हो गई, क्योंकि नजफ़ खान ने भरपूर तरीके से अंबर पर वार किया। बख्त खान अपनी जगह से उठा और झुककर तलवार के टुकड़ों को गौर से देखने लगा। फिर उसने अंबर के जिस्म को हाथ लगाकर टटोला और कहने लगा, ये कैसे हो गया? अंबर ने कहा, मैं ना कहता था कि आप में से कोई भी मुझे हलाक नहीं कर सकता। आपने नाहक बख्त खान की तलवार खो दी। बख्त खान भी दीदे फाड़कर दूसरे सिपाहियों के साथ अंबर को देख रहा था। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी बात ना देखी थी। बख्त खान ने अंबर से हाथ मिलाया और उसे अपने पास बिठाकर कहा, नौजवान तुम कौन हो? सच सच बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी इस ताकत की कदर करता हूँ। अंबर ने कहा, बख्त खान तुम एक बहादुर आदमी हो और सच्चे मुहिब वतन हो। मैं तुम्हारे जज्बे का एहतराम करता हूँ। मैं तुमसे वही बात कहूँगा जो पहले कही थी। मेरा नाम अंबर है। मैं 5000 बरस से ज़िंदा रह रहा हूँ और तारीख के साथ साथ सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन तुम इन बातों को समझ नहीं सकोगे। मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बख्त खान ने गहरा सांस लेकर कहा, मैंने अपनी जान तक की बाजी लगा दी कि किसी तरह मुग़ल बादशाह मेरी बात मान ले और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में मेरे साथ शरीक हो जाए, मगर शाही महल के साजिशियों ने ऐसा ना होने दिया और बहादुर शाह का तख्त छिन गया। शहजादे कत्ल हो गए और बादशाह को जलावतन कर दिया गया। अब मेरा इस मुल्क में रहना और अंग्रेज़ों के साथ अकेले जंग करना हमाकत है। मैं अपने साथियों के हमरा इस मुल्क से जाना चाहता हूँ, लेकिन दुश्मनों ने मुझे गिरफ़्तार करने के लिए चारों तरफ जाल फैला रखा है। मेरे सर की कीमत 1 लाख रुपया मुकर्रर कर दी गई है। मैं ज़िल्लत की मौत नहीं मरना चाहता। मैं अगर तलवार लेकर बाहर निकल आऊँ तो 20-50 दुश्मनों को कत्ल करके आखिरकार गिरफ़्तार हो जाऊँगा और यूँ अंग्रेज़ मुझे ज़िल्लत के साथ हलाक कर देंगे और हिंदुस्तान की तारीख पर एक और दाग लग जाएगा। अंबर ने कहा, क्या आप नेपाल जाना चाहते हैं? हाँ, हमने यही फ़ैसला किया है कि शमाल के जंगलों से गुजरकर नेपाल पहुँच जाएँ। वहाँ अंग्रेज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अंबर ने बख्त खान का जवाब सुनकर कहा, फिर आप इस झोंपड़े में किसका इंतज़ार कर रहे हैं? बख्त खान बोला, हमारा एक आदमी कश्ती का बंदोबस्त करने गया था, मगर वो पकड़ा गया। अब हम सोच रहे हैं कि रात की तारीकी में दरिया में कूदकर दरिया पार कर जाएं और वहाँ से फ़रार हो जाएं। दरिया के दूसरे किनारे पर हमें घोड़े मिल जाएंगे। अंबर ने कहा, दरिया चढ़ाव पर है, उसमें ख़तरा है। आप मुझे खिदमत का मौका दें, मैं किसी न किसी तरह से कश्ती का इंतज़ाम करता हूँ। मुझे ये बताएं कि कश्तियाँ कहाँ पर हैं? बख्त खान कहने लगा, अंग्रेज़ों ने उन माहीगीरों की सारी कश्तियाँ जला दी हैं।
यहाँ से 2 कोस के फासले पर घाट पर कश्तियाँ खड़ी हैं। अगर वहाँ से एक कश्ती ला सको तो हम उस पर सवार होकर दरिया पार कर सकेंगे। अंबर ने कहा, मैं अभी जाकर कश्ती लाता हूँ, आप लोग मेरा इंतज़ार करें। ये कहकर अंबर झोंपड़े से बाहर निकल गया। बख्त खान के साथी झोंपड़े में उसका इंतज़ार करने लगे। बख्त खान ने इस खतरे का इजहार किया कि कहीं ये शोबदाबाज हमें धोखा ना दे जाए। उस पर बख्त खान ने कहा, इस नौजवान की आंखों में मुझे ख़ानदानी चमक नज़र आई है, वो हमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। याद रखो, ख़ानदानी इंसान मर जाता है मगर अपनों से गद्दारी कभी नहीं करता। अंबर वहाँ से सीधा घाट पर पहुँचा। वहाँ दरिया किनारे कश्तियाँ खड़ी थीं मगर गोरा फौज की एक कंपनी पहरा दे रही थी। यहाँ से कश्ती चुराना मुश्किल काम था क्योंकि गोरे फौजी बंदूकें तलवारें लिए खड़े थे। अंबर ने घाट के इर्द गिर्द घूमकर जायजा लिया। घाट के ऊपर में एक 2 मंजिला इमारत खड़ी थी। अंबर के दिमाग में तरकीब आई। वो किसी न किसी तरह अंधेरे में रेंगता हुआ इमारत के पीछे आ गया। यहाँ पर एक लालटेन जल रही थी। पास ही एक गोरा सिपाही स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। दोस्तों, उम्मीद है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की एपिसोड नंबर 56 का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ की आने वाली तमाम मकसद की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल सकें। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली तमाम कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद हैं। आप वहाँ से पिछली तमाम कहानियाँ भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इस कहानी की अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।